नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे कोर्ट केसों पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे ये देश सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों से भरा जा रहा है और कैसे कुछ राज्य एजेंसियों द्वारा उन्हें वैध करने की कोशिश भी की जा रही है। सवाल उठता है, कौन है ये लोग? तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और इन मामलों को गहराई से समझने का प्रयास भी करते हैं। इस चर्चा में हम पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिट याचिका पर भी बात करेंगे और उसके निहितार्थ को समझने का प्रयास भी करेंगे। अतः मेरा आज का ये वीडियो प्रत्येक राष्ट्रवादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। मेरा दावा है यह आपको चिंतन करने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस NK सिंह शामिल थे, ने 1982 के जम्मू और कश्मीर पुनर्वास परमिट अधिनियम पर सुनवाई प्रारंभ की। इस अधिनियम के आधार पर कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं जो 1982 से ही लंबित थीं और इनमें मांग की गई थी कि पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में पुनर्वास की अनुमति दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की वैधता को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आइए पहले यह समझ लेते हैं कि यह अधिनियम क्या कहता है और कोर्ट ने इसे क्यों खारिज किया। 1982 का यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य उन लोगों को वापस लाने की अनुमति देना था जो 14 मई 1954 से पहले जम्मू और कश्मीर के राज्य के विषय थे और 1 मार्च 1947 के बाद मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में बसने और रहने चले गए थे। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यह अधिनियम खाली एक पाकिस्तान गए व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उनके वंशजों, जीवन साथियों और विधवाओं को भी शामिल करता था। भले ही वे कभी भारतीय नागरिक न रहे हों, पर यह कानून उन्हें भारत में बसने के, उनकी नागरिकता दिलाने के रास्ते खोलता था। बस केवल इतनी शर्त यह थी कि उन्हें भारत और जम्मू कश्मीर के संविधानों के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी और पुनर्वास के लिए परमिट के लिए आवेदन करना होगा। इसका लक्ष्य मानवीय आधार पर लोगों को उनकी पैतृक भूमि पर लौटने देने की एक मंशा थी। अब प्रश्न उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों खारिज किया? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह अधिनियम कभी लागू ही नहीं हुआ। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संचालन पर रोक लगा दी थी और इसके तहत कोई सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित भी नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि इस कानून के द्वारा किसी को लाभ नहीं मिलना चाहिए था। वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत यह अधिनियम पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया था और 2019 के अधिनियम की 5वीं अनुसूची में इसे सीरियल नंबर 56 पर सूचीबद्ध भी किया गया था, जो निरस्त किए गए कानूनों की एक सूची है। चूंकि अधिनियम निरस्त हो चुका था, इसलिए इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने का कोई आधार भी नहीं बचा था। कोर्ट ने कहा कि जब कानून ही नहीं बचा है तो उसकी वैधता पर बहस बेमानी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा कर दिया और स्पष्ट किया कि यह अधिनियम अब अस्तित्व में ही नहीं है। मित्रों, आश्चर्य देखिए, इस कानून को जो निरस्त हो चुका था का जिक्र करके याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इस अधिनियम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में बसने की अनुमति दी जाए। ये जो याचिका लगी थी इस अधिनियम के तहत ही। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता था, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में। 2002 में भी कोर्ट ने रोक लगाते समय अपनी यही चिंताएं जताई थी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। तो फिर सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो एक निरस्त कानून को जिंदा कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कोई सुनियोजित कोशिश हो रही है पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में वैध नागरिक बनाने की? यह मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि वे निर्णय करें इसे वे किस दृष्टि से देखते हैं। चलिए कोर्ट का दूसरा मामला समझ लेते हैं। यह मामला जम्मू कश्मीर रिजर्व पुलिस फोर्स के एक पुलिसकर्मी इफ्तिकार अली से जुड़ा हुआ है। इफ्तिकार और उनके भाई बहनों को भारत से पाकिस्तान निर्वासित करने की नोटिस दी गई। ये जब पहलगाम वाला मामला हुआ उसके बाद, जिसमें कहा गया कि वे और उनके परिवार के सदस्य पाकिस्तानी मूल के हैं। इफ्तिकार अली ने कोर्ट में अपने पिता के ज़मीन के रिकॉर्ड पेश किए जो ये साबित करते थे कि उनका परिवार लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है।
लेकिन मजेदार बात देखिए, उन्होंने अपने जन्म विवरण से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में नहीं दिखाए, जिसके कारण उनकी नागरिकता पर सवाल उठे थे। इस मामले में इफ्तिखार ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें और उनके परिवार को इस निर्वासन से राहत मिली। कोर्ट ने सरकार से जांच करने को कहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? यह मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग जो दशकों से भारत में रह रहे हैं और यहां तक कि सरकारी नौकरियों में भी हैं, उनकी नागरिकता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इफ्तिखार का मामला संवेदनशील है क्योंकि वे एक पुलिसकर्मी हैं। अगर उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो यह सवाल भी उठता है कि वे इतने सालों तक नौकरी में कैसे बने रहे, और अगर वे वाकई भारतीय हैं तो क्या यह प्रशासन की लापरवाही नहीं है कि उनके दस्तावेजों की जांच पहले क्यों नहीं की गई। यह मामला हमें और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं जो विदेशी नागरिकों को इतने सालों तक भारत में रहने और यहां तक कि सरकारी नौकरियां करने की अनुमति दे देती है। चलिए अब कोर्ट का तीसरा मामला समझ लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में एक परिवार के निर्वासन से जुड़ा मामला पहुंचा। यह मामला अहमद तारिक भट्ट और उनके 5 परिवारजनों का है, जिन्हें पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान निर्वासित करने की तैयारी कर रही थी सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे, ने 2 मई 2025 को उनके निर्वासन पर रोक लगा दी। अहमद तारिक भट्ट, जो बेंगलुरु में एक आईटी फर्म में काम करते हैं और आईआईएम कोझिकोड से एमबीए भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि वे और उनका परिवार भारतीय नागरिक हैं और उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी है। लेकिन आश्चर्य देखिए, कोर्ट के पूछने पर परिवार ने बताया कि वे 1997 से श्रीनगर में रह रहे हैं और अहमद के पिता 1987 में मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से भारत आए थे और उन्होंने सीमा पर ही अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। मतलब सीधे सीधे वो पाकिस्तानी नागरिक थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को जब नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सभी पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा रद्द कर दिए गए थे और उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया था, तब यह मामला पकड़ में आया। इसके अंतर्गत 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अहमद के माता पिता, बहन और भाई को हिरासत में ले लिया था और उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर पर छोड़ने के लिए ले जाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि परिवार के दस्तावेजों, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य तथ्यों की जांच की जाए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कोई उचित निर्णय नहीं ले लिया जाता सरकार द्वारा, तब तक परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई निर्वासन की ना की जाए। ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से सवाल किया कि उनके पिता 1987 में भारत कैसे आए और याचिका में इस बारे में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई, और इस पर कोर्ट ने बहुत नाराजगी भी जताई उनके वकील से। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी व्यवस्था में नागरिकता और पहचान के सत्यापन में अभी भी खामियां बता रहा है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ये लोग वाकई भारतीय हैं या ऐसे लोगों को वैध करने की सुनियोजित तरीके से कोशिश की जा रही है। एक अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बटा था, तब सरकार को नागरिकता के संबंध में कठोर कानून बनाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों ने इस विषय पर आंखें मूंद रखी थी, जिसने स्थिति को इतना विकट और विकराल कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकी हमले की, जिसने इन सभी मामलों को और गंभीर बना दिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने हमला किया। ये हम और आप सभी जानते हैं, जिसमें 26 लोग, अधिकतर धर्म पूछ करके जो मारे गए पर्यटक थे वो मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो पाकिस्तानी स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा है, उसने स्वीकार भी की थी, अपने ऊपर ले ली थी कि हाँ हमने कराया है। हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और 75 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में भी ले लिया। हमले के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें हमले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस हमले ने खुफिया और सुरक्षा तंत्र की गंभीर खामियां उजागर की हैं। वहीं कुछ नेताओं जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने भी सवाल उठाया है कि इतने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल पर सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध थी। एक्स पर पोस्ट में भी दावा किया गया है कि बैसरन घाटी को बिना सुरक्षा मंजूरी के पर्यटकों के लिए क्यों खोल दिया गया था।
याचिका में मांग की गई थी कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में विशेष जांच दल एसआईटी बनाया जाए ताकि इस हमले के पीछे की पूरी सच्चाई और प्रशासनिक चूकों का पता लगाया जा सके। मित्रों, इस याचिका में एक और बड़ा आरोप लगाया गया था कि जम्मू कश्मीर के छात्रों का देश के दूसरे हिस्सों में उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी के साथ इस याचिका में एक और मांग भी बहुत जोरदारी से उठाई गई थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वह कश्मीरियों के बारे में जो भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं उस पर रोक लगाई जाए, कि जो गलत सलत खबरें चलाई जा रही कि कश्मीरी खराब है या उन्होंने साथ दिया, इसको लेकर के जहां तक मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जज जांच के विशेषज्ञ नहीं है और ऐसी याचिकाएं केवल सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम करती हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा, इस संकट के समय में आप सुरक्षा बलों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से रिटायर्ड जज जांच करने लगे? कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की उनकी अनुमति को, उनके अनुरोध को स्वीकार करके अनुमति दे दी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनआईए पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट को इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के छात्रों को आरक्षण मिलता है और वे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं। मैंने तो अभी तक किसी कश्मीरी छात्र के उत्पीड़न की खबर कहीं नहीं सुनी है। यदि आप लोगों ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा जरूर। अब सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट पहले से ही लाखों मुकदमों के बोझ से दबी हुई है, ऐसे में इस प्रकार की याचिकाएं क्या परोक्ष रूप से सरकार पर दबाव बनाने के लिए की जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट से मानवता के नाते छूट लेने का यह प्रयास भर है? क्या ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नियंत्रित करने का प्रयास तो नहीं है, या यह वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कश्मीरियों के बारे में भ्रामक प्रचार हो रहा है, इसके संबंध में है? मैं स्पष्ट कर दूं कि यह याचिका कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार और उन्हें घाटी से खदेड़े जाने वाली घटना की बात नहीं कर रही है। यह याचिका पहलगाम हमले के बाद वर्तमान कश्मीरियों की बात कर रही है। यह निर्णय केवल पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक मिसाल प्रेसिडेंट बन गया है। जो कोर्ट ने अभी निर्णय दिए हैं कि भारत की नागरिकता का कानून सुप्रीम है और धार्मिक उत्पीड़न या मानवता की दलीलें अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक सकती। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने वाली याचिका पर भी मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि मानते हुए ही निर्णय दिए हैं। ये मामले और पहलगाम हमले की रिट याचिका हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या हमारी सीमाएं और व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई भी आकर हमारे देश में रह सकता है और बच सकता है? ये प्रश्न तो खड़ा ही करता है कि कैसे आधार कार्ड बन जाते हैं, कैसे वोटर आईडी बन जाते हैं, कैसे पैन कार्ड बन जाते हैं। यहां यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या कुछ लोग जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डाल देती हों? मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन मामलों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सरकार को और सख्ती करनी चाहिए या इन पाकिस्तानी लोगों को मानवीय आधार पर भारत में रहने का मौका देना चाहिए, या आप इनको चाहते हैं कि नहीं ये वापस चले जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।